नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। मैं मराठी पत्रकार हूँ और हिंदी में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों, आज मैं पंजाब की राजनीति पर बात करूँगा क्योंकि यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उसके साथ साथ गोवा और पंजाब में चुनाव होने वाले हैं। 6-7 महीने का समय बचा है और उसमें फिर से कांग्रेस को पंजाब में चुनकर आना ही पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस ऑल इंडिया पार्टी हो फिर भी उसके हाथ में कुछ बचा नहीं है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब, ये तीन ही राज्य ऐसे बचे हैं कि जहां कांग्रेस अपने बलबूते पर सत्ता में है। बाकी तमिलनाडु हो या और कहीं हो, दूसरे पार्टियों की मेहरबानी पर कांग्रेस सत्ता में बैठी है। महाराष्ट्र में भी आपने सुना होगा कि राहुल गांधी बोले थे कि हम सरकार में है, फिर भी कोई डिसीजन मेकिंग हमारे हाथ में नहीं है। मतलब महाराष्ट्र में कांग्रेस सत्ता में है, फिर भी सत्ता में उनको कोई पूछता नहीं। जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें भी कांग्रेस को कोई पूछता नहीं। ये राहुल गांधी की तकलीफ है। तो आप समझ सकते हैं कि पंजाब का महत्व क्या है। पंजाब में वैसे देखो तो कांग्रेस ही राष्ट्रीय पार्टी है। भाजपा का वहाँ कोई इतना अस्तित्व नहीं था। अकालियों के साथ बहुत सालों से कम 3 दशक हो गए कि बीजेपी अकाली दल के साथ वहाँ राजनीति करती आई, चुनाव लड़ते आई और चुनाव में हमेशा छोटा भाई बीजेपी रही। लेकिन किसान कानून जो आ गए उसके बाद पंजाब की अकाली पार्टी ने एनडीए से मुंह मोड़ लिया। अब अकाली दल बीजेपी के साथ नहीं है। उनकी जो पार्लियामेंट के 2 मेंबर है वो भी एनडीए में नहीं है। सुखबीर सिंह बादल और उनकी पत्नी जो है वो मिनिस्टर थी, वो भी मिनिस्ट्री से राजीनामा देकर, इस्तीफा देकर बाहर निकल गई है। तो अब बात ऐसी है कि अकालियों ने छोड़ा तो बीजेपी का पंजाब में अस्तित्व क्या है। वैसे देखो तो कुछ अस्तित्व था ही नहीं। एक जो 13 एमपी चुनकर आते हैं उनमें से 2 या 3 अकालियों के साथ रहने के कारण बीजेपी के चुनकर आते थे। आज भी उनका मेरा ख्याल है सनी देओल जो है वो अपने बलबूते पर कितने चुनकर आ सकते हैं ये सवाल है। फिर भी जब विधानसभा का चुनाव आता है तो बीजेपी को अपने पैरों पर खड़ा रहना ज़रूरी है। अब बात ऐसी है कि बीजेपी करेगी तो क्या करेगी। जो स्पेस थी, हमेशा 2 पार्टियों में जब राजनीति चलती है, लड़ाई चलती है, तो वहाँ तीसरे को अपनी जगह बनानी पड़ती है। तो बीजेपी हमेशा अकालियों के साथ रही, इसलिए अकाली और कांग्रेस ऐसी जो लड़ाई होती थी उसमें बीजेपी का स्थान बिल्कुल छोटा था। मेरा ख्याल है 3 दशक से पहले बीजेपी अपने बलबूते पर कुछ कर नहीं पाती थी, लेकिन अकालियों के साथ रहते रहते उन्होंने अपना कुछ बेस बना लिया है। और अब लेकिन उनके पास एक अच्छा नेता था, नवजोत सिंह सिद्धू। वो तो अकालियों से कभी हाथ नहीं मिलाते थे और आखिर में उसी कारण से वो बीजेपी से इस्तीफा देकर निकल गए। पिछले चुनाव में यानी 2014 के चुनाव में जब अकालियों ने बोला कि भाई नहीं, यहाँ से सिद्धू को बादल की पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी, तो वहाँ अरुण जेटली को खड़ा करना पड़ा था और बीजेपी हार गई थी, अकाली हार गए थे। उसके बाद सिद्धू को राज्यसभा दी गई, लेकिन वो वहाँ से भी निकल गए और आखिर में कांग्रेस में आ गए। सिद्धू ने अपनी पार्टी बनाने की भी कोशिश की थी,
लेकिन उसका कुछ फायदा हुआ नहीं। सिद्धू आम आदमी पार्टी में भी जाना चाहते थे, क्योंकि 2014 में आम आदमी पार्टी के जो 4 MP चुनकर आए वो सिर्फ पंजाब से आए थे। बाकी पूरे देश में आम आदमी पार्टी को कोई रिस्पांस नहीं मिला था। इसी कारण से 2017 में जब विधानसभा के चुनाव आ गए, तब आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत पंजाब में झोंक दी थी। पर असल में ये बात हो गई कि अगर दिल्ली के यानी केजरीवाल, संजय सिंह वगैरह वगैरह नेता अगर पंजाब नहीं जाते तो शायद आम आदमी पार्टी वहाँ कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर पाती, लेकिन वो हुआ नहीं। उसी समय सिद्धू बीजेपी से निकल गए थे और वो दूसरी पार्टी ढूंढ रहे थे। उन्होंने आम आदमी पार्टी में भी जाने की कोशिश की, लेकिन उनको आश्वासन चाहिए था कि भाई उनको ही चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाया जाएगा, लेकिन वो तो केजरीवाल ने माना नहीं। खुद केजरीवाल ही पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे और उनकी सब रणनीति उसी ढंग की थी। और शुरू में जो सर्वे आ गए उसमें भी ऐसा बताया गया था कि आम आदमी पार्टी धड़ाक से मेजॉरिटी ला सकती है, लेकिन आखिर में और कांग्रेस में भी दुविधा थी। कांग्रेस में वैसे देखो तो सबसे ताकतवर नेता अमरिंदर सिंह थे, लेकिन राहुल गांधी उनको पसंद नहीं करते थे। इसलिए राहुल गांधी ने सिद्धू को कांग्रेस पार्टी में लाया, शायद प्रियंका ने लाया, और एक तरीके से अमरिंदर सिंह के पैरों में सिद्धू नाम की जंजीर डाल दी थी। और ये झगड़ा आज तक चल रहा है। सिद्धू कुछ समय के लिए मिनिस्ट्री में थे, मिनिस्टर थे, लेकिन आखिर में उनको निकाल बाहर करना पड़ा। और आज भी पंजाब की लड़ाई अमरिंदर सिंह 2 लेवल पर लड़ रहे। एक तो वो अकालियों से लड़ रहे, आम आदमी पार्टी से लड़ रहे, और दूसरी लड़ाई उनको पार्टी के अंदर सिद्धू और दूसरे लोग जो है उनसे लड़नी पड़ रही है। ये तो एक बात है। आज भी पंजाब में अकाली तीसरे नंबर पर गए हुए हैं और 2 नंबर पर आम आदमी पार्टी है, लेकिन केजरीवाल और लोकल लीडर इनका इतना झगड़ा है कि कांग्रेस एक तरीके से स्ट्रांग है, लेकिन गलती कैसे हो जाती है राजनीति में। आप कुछ उतावलेपन करो तो अपने आप गलती कर देते हो। और किसान कानून जब लाए मोदी सरकार ने, तो उसके खिलाफ पहली लड़ाई पंजाब में शुरू हो गई और उसको हवा देने का काम खुद अमरिंदर सिंह ने किया था। और अब उनको पता चल रहा है कि वही उनके पैर की सबसे बड़ी जंजीर हो गई है। अब सवाल यह है कि वो आंदोलन कैसे रोके, क्योंकि वो आंदोलन देश भर तो फैला नहीं, थोड़ा सा हरियाणा में और थोड़ा वेस्टर्न यूपी में फैल गया, लेकिन बाकी उसका कोई असर हुआ नहीं। लेकिन अब जिस पंजाब में आगे 7-8 महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहाँ जो सबसे 3 बड़ी पार्टियां हैं वो सबकी सब किसान आंदोलन की समर्थक है। आम आदमी पार्टी का तो आपको याद होगा, संजय सिंह नाम के उनके राज्यसभा सदस्य, उनको तो निलंबित करना पड़ा था, सस्पेंड करना पड़ा था। इतनी दंगा मस्ती उन्होंने राज्यसभा में की थी। तो आम आदमी पार्टी भी किसान आंदोलन के साथ है। दिल्ली के बॉर्डर पर आकर बैठे हुए जो किसान थे उनका समर्थन भी आम आदमी पार्टी ने किया है। अकाली तो पूरे के पूरे किसान आंदोलन में जाने के लिए उन्होंने सत्ता छोड़ दी, एनडीए छोड़ दिया। तो किसान आंदोलन जिनको चाहिए था उनके लिए तीनों पार्टियां थी, और किसान आंदोलन जिनको नहीं चाहिए था वैसे लोगों को अब एक ही पार्टी बची है, वो पार्टी है बीजेपी। और बीजेपी उसका ही फायदा उठाना चाहती है, इसलिए क्योंकि अब तो एक बात क्लियर है, कांग्रेस, अकाली और आम आदमी पार्टी, ये तीनों पार्टियां अपनी अपनी ताकत से लड़ने वाले हैं। लेकिन इस समय उसमें एक चौथी पार्टी आ जाएगी जो आज तक चुनाव लड़ती थी लेकिन अकालियों के साथ लड़ती थी।
इस टाइम बीजेपी को अपने पैरों पर खड़ा होना है और इसलिए किसान कानून का ही आधार लेकर बीजेपी पंजाब में लड़ेगी। और इसलिए जो बड़े जमींदार जो है उनके खिलाफ जो समाज है उसके लिए बीजेपी खड़ी हो जाएगी। और मैंने ऐसा सुना है कि बीजेपी पंजाब का चीफ मिनिस्टर का चेहरा जो है उसके लिए किसी दलित को आगे करने वाली है। पंजाब में बहुत सारी दलितों की लोक संख्या है, बड़ी आबादी है, लेकिन उनकी कोई पार्टी नहीं। एक समय था कि कांशीराम ये दलितों के नेता माने जाते। वो जब पहली बार लोकसभा में जीतकर चुनाव आए तो वो पंजाब से आए थे। उनसे भी पहले पंजाब में जो दलित है उनकी पार्टी बनकर सीपीएम काम करती थी। और पिछले चुनाव में अगर हम देखें, लोकसभा हो 2014 का लोकसभा हो या 2017 की विधानसभा हो, दोनों चुनावों में दलितों की पार्टी बनकर ही आम आदमी पार्टी उभरी थी। लेकिन किसान आंदोलन को जो सपोर्ट किया है आम आदमी पार्टी ने, उससे वो भी बड़े जमींदारों की पार्टी बन गई है। तो इसलिए बीजेपी ने एक बड़ा गेम पंजाब में खेला है। वो गेम ऐसा है कि बीजेपी ये चुनाव हिंदुत्व पर नहीं, किसान कानून पर लड़ेगी और उसके लिए दलित या जिनकी खुद की ज़मीन नहीं है, जो मजदूरी ही करते हैं या जो बिल्कुल छोटे ज़मींदार है, 1, 2, 5 बीघा ज़मीन है, ऐसे जो ज़मींदार है या दलित पिछड़े हैं, उनकी पार्टी बनने की कोशिश बीजेपी करेगी। तो पंजाब का जो चुनाव अगले 6-7 महीने में यानी फरवरी मार्च में होने वाला है, उसके लिए जो बीजेपी तैयारी कर रही है वो तैयारी दलितों की पार्टी बनकर उभरने के लिए होगी। शायद उसमें मायावती को भी बीजेपी साथ ले सकती है। इसलिए हमको नज़र रखनी चाहिए कि पंजाब में बीजेपी क्या करने वाली है। और मैंने जो सुना है कि बीजेपी पंजाब में दलित समाज का, दलित जो समाज का घटक है, हिस्सा है, उसमें जोर शोर से काम करने लगी है। अभी तक किसी दलित का चेहरा उन्होंने सामने लाया नहीं है, लेकिन पंजाब का अगला चीफ मिनिस्टर दलित होगा, इस पर जोर शोर से बात शुरू हो गई है और उसी का फायदा बीजेपी उठाएगी। और इसलिए चेहरा दलित सीएम का, यानी आगे किया हुआ चेहरा दलित होगा, पिछड़ा होगा। और किसान कानून का आधार लेकर ही बीजेपी लड़ेगी कि जिनको किसान कानून चाहिए वही हमारे साथ आ जाए। ये बीजेपी का प्रोग्राम रहेगा, एजेंडा रहेगा। इसका कारण ये है कि आपने सुना होगा कि पंजाब में इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, फिर भी सबसे बड़ी एमएसपी की जो धान खरीदी है वो पंजाब में ही हुई है। इसका मतलब पंजाब में जो छोटा किसान है उसके लिए किसान कानून फ़ायदेमंद है और शायद बीजेपी उससे अपने पैर पंजाब में जमा पाएगी। देखिए आगे आगे क्या होता है। आज यही रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। और प्रतिपक्ष इसी ढंग से राजनीति के अलग अलग पहलू आपको समझाने की कोशिश करता है, इसीलिए प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।